नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख सकते हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी है और पिछले भाग के वीडियो में हम लोग ऊर्जा संसाधन को पढ़े थे और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुत सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें 18 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है और फिर यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे एक एक करके। आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इसमें समझ लीजिए ज्योग्राफी से संबंधित जीके का खजाना है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला प्रश्न है आपका कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन है असम, राजस्थान, बिहार और तमिलनाडु। तो वर्तमान के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा क, असम। ठीक है, वर्तमान में असम में अभी 27% जो है खनिज तेल का भंडार है और असम के बाद आपका आता है गुजरात का स्थान। ठीक है, गुजरात में अभी लगभग 19% तेल का भंडार है। ठीक, इसके बारे में और आप पढ़ चुके हैं कि 1886 में पहली बार यहाँ तेल मिला था। ठीक है, 1886 में असम घाटी में पहली बार यहाँ पे तेल मिला था। ठीक है, फिर उसके बाद 1901 में प्रथम तेल शोधक कारखाना असम में ही स्थापित किया गया था। कहाँ? डिगबोई में। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। यानी भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। आपका ऑप्शन है क, कलपक्कम, नरौरा, राणा प्रताप सागर और घ है तारापुर। तो इसका सही उत्तर होगा तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे भारत में पहली बार 1955 में यहाँ पे परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कलपक्कम की, तो कलपक्कम जो है ये तमिलनाडु में है। इसके अलावा कुडनकुलम भी तमिलनाडु में है। राणा प्रताप सागर को रावत भाटा भी कहते हैं, जो राजस्थान में है। और नरौरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये सभी परमाणु ऊर्जा केंद्र है। आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर की कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है जल, सौर, कोयला और पवन। इसका सही उत्तर होगा ग, कोयला। कोयला को आप एक बार यूज कर लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। इसको बनने में लाखों करोड़ों साल का समय लगता है। ठीक है, इसलिए कोयला जो है यह अनवीकरणीय है। बाकी सब ये जल, सौर, पवन ये सब नवीकरणीय है। ठीक, 4 नंबर आपका प्रश्न है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन जो है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी गौण ऊर्जा है। ठीक है, तो गौण ऊर्जा कौन है इसमें। ऑप्शन है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो इसका सही उत्तर होगा ख, विद्युत। ठीक है, ये जो है ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ठीक, बाकी ये जो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सब क्या है, प्राथमिक ऊर्जा है। ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा से जो बनता है उसको हम गौण ऊर्जा कहते हैं। तो विद्युत बनने के लिए इन तीनों का यूज होता है। ठीक है, तो विद्युत जो है ये गौण ऊर्जा हो गया और ये तीनों प्राथमिक ऊर्जा है। ये पढ़ चुके हैं पहले। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर पे। इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। ठीक है, ऑप्शन है आपका कोयला, ख में है विद्युत, ग में है पेट्रोलियम और घ में है सौर ऊर्जा। तो देखिए कोयला, विद्युत और पेट्रोलियम ये सब तो पारंपरिक है। ये सौर ऊर्जा जो है ये गैर पारंपरिक है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा सौर ऊर्जा। चलिए 6 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो आप पढ़ चुके हैं कि गोंडवाना समूह का जो कोयला है वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का कोयला है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, 2 तरह का कोयला हमारे देश में है, एक गोंडवाना समूह और एक टर्शियरी समूह। तो टर्शियरी समूह वाला जो कोयला है वो 5 करोड़ साल पहले बना है। ठीक है, वो खराब क्वालिटी का कोयला है। लेकिन गोंडवाना समूह वाला कोयला अच्छा क्वालिटी का कोयला है जो 20 करोड़ साल पहले बना है। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न, यहाँ 7 नंबर पे। 7 नंबर में कह रहा है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कहाँ होता है। तो कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा आपको यहाँ झारखंड में होता है। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, झारखंड में, और झारखंड में भी आप झड़िया को नहीं याद भूलेंगे। झड़िया जो है ये सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है झारखंड में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है। ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, बी ख में है पीट, ग में है लिग्नाइट और घ में है बिटुमिनस। ठीक, तो इसका सही उत्तर आप सोचिए, बताइए। इसका सही उत्तर होगा क, एंथ्रासाइट। ठीक है, सबसे बेहतर क्वालिटी का जो कोयला है वो यही है, एंथ्रासाइट। ठीक, इसको कोकिंग कोल भी कहते हैं, याद रखिएगा। एंथ्रासाइट को कोकिंग कोल भी कहा जाता है। कोकिंग कोल इसलिए क्योंकि इसको धातु गलाने के काम में इसका यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 9 नंबर है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। ये मुंबई हाई, आपका ऑप्शन है कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। इसका सही उत्तर होगा खनिज तेल हेतु। भारत में आज के डेट में सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन कहाँ होता है,
यहीं से होता है, मुंबई हाई से, ठीक है। और ये मुंबई हाई मुंबई या महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र से बहुत सैकड़ों किलोमीटर दूर अरब सागर के एक जगह पे है, ठीक है, अरब सागर में। और यहाँ पे खनिज तेल का कुआं, यहाँ से खनिज तेल निकाला जाता है, ठीक। आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो अभी आपने पढ़ा भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, आपका ऑप्शन है मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। सही ऑप्शन होगा आपका डिगबोई। सबसे पहले 1901 में यहाँ पे तेल शोधक कारखाना हमारे देश में स्थापित किया गया था। कहाँ? डिगबोई, जो कहाँ है? असम में है, ठीक है, असम में है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। आपका ऑप्शन है यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। तो सही उत्तर होगा इसका ख, पेट्रोलियम। जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है वहीं से यह प्राकृतिक गैस भी निकलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर की भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना आप याद रखेंगे, आपका ऑप्शन है नर्मदा, झेलम, सतलज और व्यास। इसका सही उत्तर होगा सतलज, ठीक है। और ये भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। कौन? भाखड़ा नांगल परियोजना, सबसे बहुत बड़ा बांध है यहाँ पे, ठीक है। और ये कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और ये इस परियोजना से किस किस राज्यों को लाभ मिलता है। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये 4 राज्य जो है इस परियोजना से लाभ उठाते हैं। चलिए, अब 13 नंबर जो प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, आपका ऑप्शन है तुंगभद्रा, सारवती, चंबल, हीराकुंड, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा क, तुंगभद्रा, ठीक है। ये तुंगभद्रा जो है ये एक नदी का नाम है जो कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। कृष्णा की सहायक नदी है ये, ठीक है। और इसी तुंगभद्रा नदी पे जो परियोजना बना हुआ है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। और अगर हम राज्य की बात करें तो यह किस राज्य में है। तो यह कर्नाटक में है, ठीक है। एक बात और मैं आपको इस प्रश्न के माध्यम से बता दूं, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, ठीक है, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है ये तुंगभद्रा, ठीक है। लेकिन अगर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी का सिर्फ बात है तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी है, लंबी नदी, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसका लंबाई है 1465 किलोमीटर, ठीक है। और अगर पूरे भारत देश की बात की जाए तो गंगा नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है, जो 2525 किलोमीटर के क्षेत्र में लंबाई में ये बहती है, ठीक है। और सबसे बड़ी दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना की बात हो तो तुंगभद्रा, जो कि कहाँ पे है? कृष्णा की सहायक नदी है, कर्नाटक पे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न 14 नंबर पे। 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ठीक है, गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। आपका ऑप्शन है, आप बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ख, बरौनी, ठीक है। ये बेगूसराय में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद फिर कांटी में भी है, मुजफ्फरपुर के कांटी में। इसके अलावा भागलपुर के कहलगांव में है। इसके अलावा पटना के बाढ़ में है। तो 4 जगह हमारे बिहार में ताप विद्युत केंद्र है, आप इसको याद रखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है। तो यूरेनियम, आपका ऑप्शन है डिगबोई, झरिया, घाटशिला और जादूगोड़ा। तो आप इसको याद रखेंगे जादूगोड़ा, ठीक है। और ये जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में पड़ता है, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा यूरेनियम यहाँ से निकलता है, ठीक है। और यूरेनियम का जो अयस्क है उस अयस्क का क्या नाम है, ठीक है। तो उसका अयस्क का नाम है पिंच ब्लेंड, याद रखेंगे आपको, पिंच ब्लेंड अयस्क जो है इससे क्या निकलता है? यूरेनियम निकलता है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है हमारे देश में? तो जादूगोड़ा, झारखंड में, ठीक है। इसके अलावा देखिए डिगबोई में प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था 1901 में। झरिया भी झारखंड में, जहाँ सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है, आप इसको याद रखेंगे। आपका प्रश्न है 16 नंबर कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, अगर आप अपने किताब के हिसाब से देखें तो इसका सही उत्तर क, तारापुर होगा, जो कि ये गलत है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह आपका जापान में है, ठीक है। जापान में ये काशिवाज़की करीवा, आप इसको याद रखेंगे। काशिवाज़की करीवा परमाणु विद्युत गृह जो है ये जापान में है। और ये एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, जहाँ से 8000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है रोज। अगर हम भारत की सबसे बड़ी
परमाणु विद्युत गृह की बात करें तो वो कुडनकुलम है, ठीक है, कुडनकुलम। और ये है आपका कहाँ, तो तमिलनाडु में, ठीक है। अब इसको याद रखेंगे। यहाँ से लगभग 6000 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 17 नंबर, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, ठीक है। तो आपके किताब के हिसाब से भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो इसका उत्तर होगा गुजरात और राजस्थान, ठीक है। राजस्थान और गुजरात आपके किताब में दिया हुआ है, राजस्थान, यहाँ पे गुजरात भी आप लिख ले, ऐसे याद रहेगा आपको। गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है। एक बात और आप याद रखेंगे कि राजस्थान में ही एक सौर पार्क है जिसका नाम है भरला सौर पार्क, ठीक है, भरला सोलर पार्क, ये राजस्थान में स्थित है। और यह सोलर पार्क जो है यह भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है, ठीक है। ये कहाँ है, राजस्थान में। चलिए अगला जो प्रश्न है 18 नंबर, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन कहाँ से हो सकता है, आपके प्रश्न के हिसाब से यही हुआ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, गंगा नदी में और कोसी नदी में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका खंबात की खाड़ी, ठीक है। इस आपके बुक में ही दिया हुआ है, खंबात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन का सर्वाधिक संभावना है, ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन हो सकता है। और ये खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये सब कहाँ है, तो आप मैप में यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए आपका भारत का जो मानचित्र है, यहाँ पे देखिए गुजरात राज्य है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है ये कच्छ की खाड़ी है, आप इसको याद रखेंगे, ये जो क्षेत्र है ये कच्छ की खाड़ी है, और ये जो क्षेत्र है ये खंबात की खाड़ी है, ठीक है। और यहीं पे सबसे ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का संभावना है, ठीक है। आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो यही है, खंबात की खाड़ी। एक और मन्नार की खाड़ी जो था आपके प्रश्न में, ऑप्शन में, ये मन्नार की खाड़ी यहाँ भारत और श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी है इसको मन्नार की खाड़ी कहते हैं, ठीक है। ये पूरा बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है, तो आपको पता ही है। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, खंबात की खाड़ी उत्तर में, ठीक है। इसके बाद आपका जो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये खत्म हो गया। अब हम चलते हैं आगे लघुत्तरीय प्रश्न पे, ठीक है। देखिए ये सभी प्रश्न का जो उत्तर है ये आपके किताब में ही है, तो हमको ज़्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ा है। आपका जो पहला यहाँ पे प्रश्न है कि पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के 3 उदाहरण लिखिए। तो आइए हम लघुत्तरीय प्रश्न में, हम पहला जो प्रश्न है पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के 3 उदाहरण लिखिए। तो चलते हैं, इसका जो उत्तर होगा आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए समय के आधार पर 2 क्षेत्रों में बांटा हुआ है, पहला है पारंपरिक और दूसरा है गैर पारंपरिक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है ये पारंपरिक है, आप यहाँ से तीनों पारंपरिक के बारे में लिख सकते हैं। और सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु ऊर्जा तथा गर्म झरने आदि गैर पारंपरिक है, तो आप इसको गैर पारंपरिक में लिख सकते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न है कि गोंडवाना समूह के कोयले क्षेत्रों के नाम लिखिए। गोंडवाना समूह में कौन कौन सा कोयला क्षेत्र आता है, गोंडवाना समूह का जो कोयला का क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है, तो आप इसको याद रखेंगे, यहाँ से लिख देंगे। ये मुख्यतः 4 क्षेत्र है, 4 नदी घाटी में पाए जाते हैं। पहला है आपका यहाँ पे दामोदर घाटी, दूसरा सोन घाटी, तीसरा महानदी घाटी और चौथा वारधा गोदावरी घाटी। और अगर राज्यों की बात हो तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। आप आंसर में बना सकते हैं, एकदम आसान है। आपका 3 नंबर प्रश्न है कि झारखंड राज्य के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम अंकित कीजिए, यानी झारखंड राज्य में कहाँ कहाँ कोयला का उत्पादन होता है इसका आपको नाम लिखना है। तो आप देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य में कहाँ कहाँ से कोयला जो निकलता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ, झड़िया से निकलता है। फिर इसके बाद देखिए बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़, ठीक है, ये प्रमुख उत्पादक, कोयला उत्पादक क्षेत्र है झारखंड का। तो आप इस चारों का, 5 का नाम आंसर में लिख देंगे, हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। कोयला का कौन कौन सा प्रकार है, तो इसका भी उत्तर देखिए यहाँ पे किताब में है आपके। पहला है आपका देखिए यहाँ पे एंथ्रासाइट, ठीक है, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। और थोड़ा सा और ज़्यादा आप लिखना चाहते हैं तो एंथ्रासाइट सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला है, 90% से अधिक कार्बन होता है, इसको कोकिंग कोल भी कहते हैं। बिटुमिनस में 70 से 90% कार्बन होता है, लिग्नाइट में 30 से 70% कार्बन होता है, इसको भूरा कोयला भी कहते हैं। और पीट में 30% से कम कार्बन होता है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रकार लिखना है तो आप यही 4 प्रकार लिखिए। लघुत्तरीय प्रश्न तो सिर्फ यही 4 आप लिखिए, आंसर का काम खत्म। चलिए आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर की पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। पेट्रोलियम से
देखिए यहाँ पे कौन कौन सा चीज़ बनता है, तो गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाएं, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक, इन सभी का नाम लिख दे, आपका आंसर हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न आपका देखिए 6 नंबर कि सागर सम्राट क्या है। ठीक है, तो सागर सम्राट के बारे में आप पढ़ चुके हैं, या मुंबई हाई में तेल यहीं से निकलता है। ठीक है, आपका किताब में भी यहाँ पे दिया हुआ है सागर सम्राट के बारे में। ठीक, देखिए यहाँ पे सागर सम्राट है। आप यहाँ से इसका उत्तर लिख सकते हैं कि यह क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। यहाँ 1975 में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ था। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया है, जो एक जलयान है और पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। बस यहाँ तक लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर कि किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों का नाम निर्दिष्ट कीजिए। यानी भारत में तो बहुत सारे तेल का शोधक कारखाने हैं, लगभग 20 से ऊपर है, 20-22 के आसपास है। तो इसमें से मात्र आपको 4 तेल शोधक कारखाना का नाम लिखना है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, डिगबोई में है, मथुरा में है, हल्दिया में है, पानीपत, बरौनी इत्यादि। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर, जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य घटक हैं। इसका उत्तर देखिए आपके किताब में ही, आप यहाँ से लिख सकते हैं। जल विद्युत उत्पादन के लिए, ठीक है, क्या क्या चाहिए आपको, तो नदी में प्रचुर जल की राशि होना चाहिए, नदी में उतना पानी होना चाहिए, नदी मार्ग में ढाल होना चाहिए, जल की तीव्र वेग होना चाहिए, प्राकृतिक जल प्रपात होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है, भौतिक दशाएं हैं। तो यहाँ जो प्रश्न है आपका कि जल विद्युत उत्पादन के लिए कौन कौन सा मुख्य कारक है, तो मुख्य कारक में आप यही बिंदु बनाकर आप इसका उत्तर लिख देंगे। पहला बिंदु में लिख देंगे नदी में प्रचुर जल की राशि, दूसरा में लिख देंगे आप नदी मार्ग में ढाल, ये तीसरा में लिख देंगे। ठीक है, प्राकृतिक जल प्रपात का होना, ये चौथा में लिख देंगे। हो गया, काम खत्म। आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर की नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है। इसको बहुउद्देशीय इसलिए कहा जाता है कि इससे बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अब वो कौन कौन सा उद्देश्य है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नदी घाटी परियोजना के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि नदियों पर बैराज बनाकर ऐसा उपाय करना जिससे सिंचाई के साथ, अब देखिए नदी घाटी परियोजना का कितना फायदा है। तो देखिए 1 नंबर में सिंचाई हो गया, सिंचाई के साथ बिजली उत्पन्न, ये 2 नंबर हो गया। ठीक है, बाढ़ की रोकथाम करना, ये 3 नंबर हो गया, मिट्टी का कटाव रोकना, ये 4 नंबर हो गया, मछली पालन हो गया, ये 5 नंबर। ठीक है, नहर के निर्माण द्वारा यातायात की सुविधा को बढ़ाना, 5 नंबर। ठीक है, पर्यटन उद्योग हेतु, ये 6 नंबर हो गया। देखिए एक परियोजना से कितना सारा फायदा हो गया। ठीक है, नमनीय स्थानों का निर्माण आदि अनेक लाभ एक ही समय एक साथ लिए जा सके, तो ऐसी परियोजना बहुमुखी, बहुधनधीय एवं बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। ठीक है, आप यहाँ से इतना लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर की निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना किन किन राज्यों में अवस्थित है। आपको सिर्फ राज्य लिखना है। ठीक है, तो हीराकुंड जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में है, नदी का नाम लिख सकते हैं, यह महानदी पे है। ठीक है, तुंगभद्रा जो है ये कर्नाटक राज्य में है, और आप नदी का नाम लिख सकते हैं तुंगभद्रा नदी पे है, जो कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में। रिहांद जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है, जो सोन की एक सहायक नदी है रिहांद, उसी पे है। ठीक है, तो सिर्फ आपको राज्य का नाम लिखना है। तो ये हीराकुंड आपका उड़ीसा, तुंगभद्रा कर्नाटक, और रिहांद जो है ये हो गया यूपी। ठीक, चलिए 11 है, ताप शक्ति क्यों समाप्य संसाधन है। ताप शक्ति को समाप्य संसाधन क्यों कहा गया है, इसका उत्तर देना है। इसके उत्तर में आप यहाँ से लिख सकते हैं कि देखिए ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कोयला का, पेट्रोलियम का और प्राकृतिक गैस का। ठीक है, और ये जो संसाधन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एक दिन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अतः इसको समाप्य संसाधन कहा जाता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं आसानी से। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है, यानी एटॉमिक एनर्जी जो है वो किस किस खनिज से प्राप्त होता है, इसका उत्तर देना है। इल्मेनाइट, बेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम और मेंजाइट आदि से प्राप्त होता है। तो आप इस 1 2 3 4 5 6 इस सभी 6 का नाम लिख दें, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि मोनाजाइट भारत में कहाँ उपलब्ध है। तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि मोनाजाइट जो है ये केरल में राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है। सबसे ज़्यादा की अगर बात हो तो मोनाजाइट केरल में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि तटीय क्षेत्रों में यह पाया जाता है। ठीक है, आप इतना लिख सकते हैं। प्रश्न है 14 नंबर की सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। जब
फोटोवोल्टाइक सेलों में विपासित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। हो गया, एकदम आसान है, आप इतना लिख सकते हैं। प्रश्न है 15 नंबर कि भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, यानी कहाँ कहाँ पवन ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। पवन ऊर्जा के लिए तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं। हो गया, इस तरह से आपने इन 15 प्रश्न का उत्तर कर लिया। अब हम चलते हैं आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको थोड़ा सा बड़ा में लिखना होता है, तो इसमें भी मैं ऐसे ही किताब में बता दे रहा हूँ, आप थोड़ा खुद से मेहनत करें और खुद से इसके हल को करने का, इसका उत्तर करने का प्रयास करें। पहला जो प्रश्न है, ये शक्ति संसाधन का वर्गीकरण विभिन्न आधारों के अनुसार उदाहरण स्पष्ट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, इसमें शक्ति संसाधन का आपका वर्गीकरण करना है, और शक्ति संसाधन का वर्गीकरण बहुत अच्छा से आपके किताब में यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो उपयोग के आधार पर किया है क्या, सतत शक्ति और समापनीय शक्ति। ठीक है, सतत शक्ति में आप लिख सकते हैं ये सौर किरणें, भूमिगत ऊष्मा, पवन प्रवाह, जल प्रवाहित जल इत्यादि। और समापनीय शक्ति में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। उपयोगिता के आधार पर देखिए प्राथमिक ऊर्जा और गौण ऊर्जा है। प्राथमिक ऊर्जा में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और रेडियोधर्मी खनिज, और गौण ऊर्जा में आ गया आपका विद्युत। ठीक, वैसे ही स्रोत के आधार पर लिख सकते हैं क्षयशील और अक्षयशील। ठीक, तो क्षयशील संसाधन में आपका हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, और यहाँ पे देखिए अक्षयशील में आपका हो जाएगा प्रवाही जल, पवन लहरें और सौर शक्ति। ठीक, संरचनात्मक गुणों के आधार पर जैविक ऊर्जा और अजैविक ऊर्जा में विभाजन किया गया। जैविक ऊर्जा में आ जाएगा आपका मानव प्राणी शक्ति, और अजैविक ऊर्जा में आ जाएगा जल शक्ति, पवन शक्ति और सौर शक्ति तथा ईंधन। ठीक, समय के आधार पर पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक में आपका कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, और गैर पारंपरिक में सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु ऊर्जा। बस आप इतना ही लिख दें, खुद से खंड बना के आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिंदुवार लिखे, खुद से बनाने का प्रयास करें। अगला प्रश्न 2 नंबर कि भारत में पारंपरिक शक्ति के विभिन्न स्रोतों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी पारंपरिक जो स्रोत है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपका विवरण प्रस्तुत कर देना है 2 नंबर प्रश्न में। तो देखिए सबसे पहले देखिए आप ऊपर में लिख देंगे कि पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जो है वो क्या क्या है। तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। ठीक है, ये सब क्या है, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। और ये पूरा लिख देंगे जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। ये पारंपरिक शक्ति संसाधन है तथा ये समाप्य संसाधन एक दिन खत्म हो जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप 1 नंबर में कोयला लिखेंगे और कोयला के बारे में आप इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। कोयला शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। 1 जनवरी 2000 भारत में इतना मीटर गहराई तक पाए जाने कोयला कुल अनुमानित भंडार। देखिए 1 जनवरी 2008 नहीं, ये वर्तमान आप लिख देंगे। ठीक है, वर्तमान में भारत में कोयला का अनुमानित भंडार कितना है, 36,141 टन, करोड़ टन। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे वर्ष 2023-24 में कोयले का कुल उत्पादन 997 मिलियन टन था। ठीक है, आप इतना लिख देंगे कोयला में। फिर आप 2 नंबर में आ जाएंगे कहाँ, पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम के बारे में आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, ये शक्ति समाज संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है एवं व्यापक रूप से उपयोगी है। ठीक है, आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र इसके बिना अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता है। पेट्रोलियम शक्ति के स्रोत के साथ साथ अनेक उद्योगों का कच्चा माल भी है। इसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है जैसे गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल, स्नेहा, कीटनाशक दवाएं, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक इत्यादि। ठीक है, ये हो गया पेट्रोलियम के बारे में। अब इसके बाद थोड़ा सा प्राकृतिक गैस के बारे में आप थोड़ा सा लिख देंगे। आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, प्राकृतिक गैस में हो गया, ज़्यादा क्या लिखना है। तो इन तीनों के बारे में आप लिख देंगे, आपका आंसर ये जो है हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, आपका अगला प्रश्न जो है ये 3 नंबर पे कि गोंडवाना काल के कोयले का भारत में वितरण पर प्रकाश डालिए। यानी गोंडवाना काल का जो कोयला है हमारे भारत देश में, उसका जो वितरण है उस पर आपको प्रकाश डालना है। तो आप इसका गोंडवाना काल के कोयले में आ जाइए सीधा। यहाँ गोंडवाना काल वाला जो कोयला है आप यहाँ से लिख सकते हैं कि इस समूह में भारत के 96% कोयले का भंडार है। यहाँ कुल उत्पादन का 99% भाग प्राप्त होता है। यहाँ के कोयले का निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व में हुआ था। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मुख्यतः 4 नदी घाटी में पाए जाते हैं, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और वर्धा घाटी। ठीक है, प्रमुख राज्य जो है गोंडवाना समूह का आप यहाँ से लिख सकते हैं, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है और मध्य प्रदेश है। ठीक है, उत्पादन के दृष्टिकोण से भी यह घटते क्रम में सबसे ज़्यादा झारखंड में उत्पादन होता है, फिर उसके बाद उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश में। तो आप यहाँ से इसका आंसर बना सकते हैं उस 3 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 4 नंबर कि कोयले का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को
स्पष्ट कीजिए। यानी कोयला का आपको वर्गीकरण करना है। तो ये तो एकदम आसान है। कोयला का वर्गीकरण यहाँ पे एकदम देखिए दिया हुआ है। कोयला 4 भाग में है, कार्बन की मात्रा के आधार पर इसको बांटा गया है। ठीक है, पहला है आपका एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। सभी के बारे में आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिख देंगे। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोटि का कोयला है, कार्बन की मात्रा 90% से अधिक पाया जाता है, यह धुआं नहीं देता है, कोकिंग कोयला भी कहा जाता है, धातु बनाने में इसका काम होता है। ठीक, बिटुमिनस के बारे में लिख देंगे, 70 से 90% कार्बन पाया जाता है, भारत में ज़्यादातर कोयला इसी प्रकार का है। ठीक, लिग्नाइट के बारे में लिख देंगे कि यह निम्न कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन का मात्रा 30 से 70% होता है और यह कम ऊष्मा तथा अधिक धुआं देता है, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। पीट के बारे में लिख देंगे, यह बेकार क्वालिटी है, यह खराब, इसमें कार्बन की मात्रा 30% से कम पाया जाता है और यह पूर्व के दलदली भागों में पाया जाता है। हो गया। आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर की, भारत में खनिज तेल वितरण का वर्णन कीजिए। तो आप इसके उत्तर में आप यहाँ से इस चित्र के माध्यम से आप यहाँ इसका उत्तर देख सकते हैं। यह एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, एनसीईआरटी का किताब से इसको लिया गया है। आप इसका उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं, खनिज तेल का जो वितरण है हमारे देश में कहाँ कहाँ है। क्लियर है? चलिए, ऐसा है आप स्क्रीनशॉट इसको पहुँच करके लिख लिए होंगे इसका आंसर। चलिए 6 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे चलते हैं कि जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल भौगोलिक एवं आर्थिक कारणों की विवेचना कीजिए। यानी जल उत्पादन विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक कारण क्या है और आर्थिक कारण क्या है, इस दोनों के बारे में आपको विवेचना करना है। ठीक, आपको भौतिक और आर्थिक दोनों कारण लिखना है। तो भौतिक देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं भौतिक दशाएं और आर्थिक दशाएं। ठीक है, ये दोनों दशा यहाँ पे लिखा हुआ है। भौतिक दशा में देखिए यहाँ पे 4 जल विद्युत उत्पादन के लिए भौतिक दशा में क्या आ जाएगा। 1 नंबर में नदी में प्रचुर जल की मात्रा, 2 नंबर में नदी मार्ग में ढाल, 3 नंबर में जल का तिर्वेग और चौथा में प्राकृतिक जल प्रपात का होना। ये भौतिक दशा में आ जाएगा। और आर्थिक दशा में क्या क्या होना चाहिए, तो देखिए सघन औद्योगिक विकास 1 नंबर में। ठीक, 2 नंबर में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वाणिज्यिक विकास एवं आबाद क्षेत्रों जैसे को जैसो लिख दिया है, जैसे बाजार, पर्याप्त पूंजी निवेश, परिवहन के साधन, प्राविधिक ज्ञान एवं ऊर्जा के अन्य स्रोतों का अभाव प्रमुख है। ठीक है, तो भौतिक दशा में इतना और फिर आर्थिक दशा में आप इतना लिख सकते हैं, आपका उत्तर हो जाएगा। संक्षिप्त भौगोलिक टिप्पणी करना है आपको। पहला है भाखड़ा नंगल परियोजना, दूसरा है दामोदर घाटी परियोजना, कोसी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, रिहान परियोजना और तुंगभद्रा परियोजना। और यह सब आपके जो किताब में है वो दिया हुआ है। भाखड़ा नंगल परियोजना के बारे में आप क्या करेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं। आपको जितना मन है आप इसमें से खोज के लिख ले। भाखड़ा नंगल में वहाँ महत्वपूर्ण जो चीज़ है बता दे रहे हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ पे है, सतलज नदी पे है, आप इसको याद रखेंगे। नदी पर हिमालय क्षेत्र में विश्व के सर्वोच्च बांधों में से एक बांध की ऊंचाई कितना है, 225 मीटर है। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। यहाँ 4 शक्तिगिरी बना, इसको आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे शक्तिगिरी ये बहुत पहले कराटा है, अभी शक्तिगिरी बढ़ गया यहाँ पे। विद्युत उत्पादन कर कहाँ कहाँ किस किस राज्य को इससे फायदा होता है, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य को में कृषि एवं उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है ये भाखड़ा नंगल बांध। ठीक है, उसके बाद दामोदर घाटी परियोजना के बारे में भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ दामोदर नदी पर है, झारखंड में है। ठीक, आप यहाँ से इसका उत्तर बना सकते हैं। जरूरत पड़ने पे आप गूगल से भी मदद ले सकते हैं। गूगल में आप देखेंगे तो एकदम करेंट डाटा आपको मिलेगा। यहाँ देखिए कोसी परियोजना के बारे में दिया हुआ है। कोसी परियोजना का है उत्तर बिहार का अभिशाप कोसी नदी पे हनुमान नगर नेपाल में बांध बनाकर इतना किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, जिसकी आधी बिजली नेपाल को तथा शेष बिहार को प्राप्त होती है। ठीक, रिहान परियोजना के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ सोन की सहायक नदी रिहान पर है जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसका 934 मीटर लंबा बांध जो कृत्रिम झील का निर्माण करता है, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण करता है। ठीक, आप इतना लिख सकते हैं। रिहान परियोजना के बारे में ज़्यादा क्या लिखेंगे। हीराकुंड के बारे में आप लिख सकते हैं। यह महानदी नदी पर है जो उड़ीसा में स्थित है, विश्व का सबसे लंबा बांध है। उसके बाद यहाँ से लिख देंगे ये उड़ीसा एवं आसपास के क्षेत्रों में कृषि एवं उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद इतना ही है। रिहांद हीराकुंड के बाद देखिए रिहांद है और फिर तुंगभद्रा है। चंबल के बारे में नहीं है। तुंगभद्रा के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा पर कर्नाटक में अवस्थित दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है जो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के सहयोग से तैयार हुआ है। इसकी बिजली का उत्पादन क्षमता 1 लाख किलोवाट है जो सिंचाई के साथ साथ सैकड़ों छोटे बड़े उद्योगों को बिजली आपूर्ति करता है। ठीक, इसके बाद है आपका भारत के किन्हीं 4 परमाणु विद्युत गृह का उल्लेख कीजिए तथा उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। 8 नंबर में किन्हीं 4 परमाणु विद्युत गृह के बारे में आपको लिखना है। तो विद्युत गृह भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। पहला में आप लिख देंगे तारापुर के बारे में। ठीक है, तारापुर जो है वह हमारे एशिया का नहीं, हमारे भारत का सबसे पहला परमाणु गृह है।
ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, आप इस लाइन को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जापान में है, ठीक है। यहाँ जल उबालने वाली 2 परमाणु भट्टी, इसमें प्रत्येक का उत्पादन क्षमता इतना इतना है। थोरियम से प्लूटोनियम बनाकर विद्युत उत्पादन किए जा रहे हैं, क्योंकि भारत में थोरियम का जो भंडार है वो काफ़ी समृद्ध है। तारापुर के बारे में यह भी लिख देंगे कि भारत में 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित किया गया था, ठीक। दूसरा में राणा प्रताप सागर के बारे में लिख देंगे, यह राजस्थान कोटा में स्थित है। यह चंबल नदी के किनारे है जिसे जल प्राप्त होता है। यह बिजली घर कनाडा के सहयोग से बना है, इसका उत्पादन क्षमता इतना है, ठीक। उत्पादन क्षमता को छोड़ देंगे, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। कलपक्कम के बारे में लिख देंगे, यहाँ तमिलनाडु में है और स्वदेशी प्रयास से यह बना हुआ है, ठीक है। नरौरा के बारे में आप लिख लेंगे, यह उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर के पास में है, ठीक। काकरापारा जो है यह गुजरात में है, राज्य में समुद्र के किनारे स्थित परमाणु गिरी है। इसमें 1992 से विद्युत उत्पादन प्रारंभ है, ठीक। कैगा जो है ये कर्नाटक में और कुडनकुलम जो है ये रूस के सहयोग से बना है, जो तमिलनाडु में है, ठीक। तो ये था आपका 8 नंबर प्रश्न। ये इसके बाद फिर देखिए 9 नंबर प्रश्न जो है, इसमें ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण तो कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, आप इसमें कैसे मदद पहुंचा सकते हैं। तो ऊर्जा संसाधन के लिए कौन कौन सा संसाधन के संरक्षण के लिए कौन कौन सा कदम उठा सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं। 1 नंबर में ऊर्जा के प्रयोग में वित्तवयिता, ठीक है, ये 1 नंबर में दे देंगे, ठीक है। आप इसमें से लाइन थोड़ा सा निकाल सकते हैं। ऊर्जा संकट से बचने के लिए प्रथमता क्या करना चाहिए, ऊर्जा के उपयोग में मितव्ययिता, यानी उसका कंजूसी करेंगे थोड़ा सा हम, तो ऊर्जा कम इसका खर्च होगा, ठीक है। इसके लिए तकनीकी विकास की आवश्यकता है, तो आप लिख सकते हैं। 2 नंबर में आप लिख देंगे ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें से 1-2 लाइन निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद 3 नंबर में लिख देंगे ऊर्जा के नवीन वैकल्पिक साधनों का उपयोग, ठीक। इसमें से भी आप जो अच्छा लगे आप 1-2 लाइन निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इसमें से भी आप 1-2 लाइन निकाल सकते हैं जो अच्छा लगे। आपका जो उत्तर है वो हो जाएगा इसका 13 नंबर का, 13 नहीं 9 नंबर का। इस तरह से आपका यह जो प्रश्नावली है ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए कुल 9 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, 15 लघु उत्तरीय प्रश्न और 18 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को आपने हल कर लिया। इसी के साथ आपका यह जो वीडियो है ये अब कंप्लीट हो रहा है। अब हम अगले चैप्टर के साथ जल्दी मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें और खुश रहें।